मैम ऐसे पीरियड में मंदिर जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। सारी देवी माँ को पीरियड्स होते हैं, वो भी तो महिला है। तो पीसीओएस और पीसीओडीज में क्या डिफरेंस है? इसमें ये एक सिंड्रोम होता है, इसमें इरेगुलर पीरियड्स, नंबर 1, नंबर 2 ओबेसिटी, वेट बढ़ना, नंबर 3 मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से फेशियल हेयर, बालों का झड़ना, गले में पिगमेंटेशन होना, ये होने लगता है। और लेटर स्टेज में डायबिटीज और हार्ट डिजीज होने का डर। जैसे कुछ लोग गायनेकोलॉजिस्ट पर जाने से कतराते हैं, मतलब वो हेजिटेट करते हैं, उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट बिल्कुल ना आम आदमी, महिलाएं या आदमी जो भी होते हैं उनसे डरने की कोई बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई डांटते वाटते नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है, कोई डांटती नहीं है। जैसे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन गवर्नमेंट ने निकाली हैं। सर्विक्स मीन्स माउथ ऑफ यूट्रस, और ये इतना कॉमन कैंसर है कि हर 5 से 6 मिनट में हमारे देश में एक लेडी की मृत्यु होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स इंडिया में हैं। सबसे पहले आपने मतलब गायनेकोलॉजिस्ट बनने का डिसीजन किया? गायनेकोलॉजिस्ट बनने का डिसीजन क्योंकि मुझे गायनी पसंद थी, इसलिए। इसके क्या रीजंस होते हैं इरेगुलर पीरियड? सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है आजकल की जनरेशन में वो है ओबेसिटी। देखा होगा कि जो बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, तो ओबेसिटी से एबनॉर्मल हार्मोन्स बनते हैं, डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। और एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, पीसीओएस। ज़्यादा शुगर खाना वाइट पॉइजन है, ज़्यादा नमक खाना वाइट पॉइजन है, और ज़्यादा आटा खाना वाइट पॉइजन, तो 3 वाइट पॉइजन। हेलो दोस्तों, मैं सी रवि प्रसाद अपने चैनल अनफिल्टर टेबल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उन विषयों पर बात करेंगे जिन विषयों पर बात करने से एक समाज वर्ग कतराता है, हेजिटेट करता है। आज हम बात करेंगे वुमेन्स की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू, वुमेन्स हाइजीन के बारे में। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता अग्रवाल, जो 30 सालों से अपनी सर्विसेज लोगों को दे रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। वेलकम। तो मैम आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजाता अग्रवाल जी। अभी हम शुरू करते हैं। पहले आप मुझे बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे आपने डॉक्टर बनने का पहले चुना, फिर इसमें डॉक्टर लाइन में गायनेकोलॉजिस्ट बनने का चुना, तो आपने थोड़ी जर्नी बताइए। एक्चुअली मुझे तो याद नहीं है, पर जब से मैंने होश संभाला था मेरे दिमाग में था कि मैं डॉक्टर ही बनूं, बचपन से ही। और भगवान की कृपा से मैं पढ़ाई में अच्छी थी, और 12th के बाद ही मेरा सिलेक्शन हो गया था KGMC मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जो है, वहीं से मैंने MBBS किया। फिर वहीं से मैंने MD गायनी करी, और उसके बाद में हम लोग दिल्ली में आके सेटल हो गए। फिर मैंने IVF, अल्ट्रासाउंड्स और चीज़ों पे भी ट्रेनिंग करी है। तो अब मैं पिछले 30 साल से दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आप 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो कभी आपने कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में जॉब करी? नहीं, टोटल प्राइवेट प्रैक्टिस में हम लोग, लेकिन हम लोग एकेडमिकली काफ़ी एक्टिव हैं। जितनी भी नेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बहुत सारी होती है, सोसाइटी है ऑल इंडिया ऑब्स एंड गायनी, उसमें हम लोग रेगुलर जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और जो दिल्ली की इनफर्टिलिटी सोसाइटी है, उसको इसार बोलते हैं, उसकी मैं करंट सेक्रेटरी हूँ। तो हम लोग एकेडमिकली हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। डॉक्टर्स को प्रैक्टिस तो करते ही पड़ती है। हाँ जी। सबसे पहले आपने मतलब गायनेकोलॉजिस्ट बनने का डिसीजन क्यों लिया? गायनेकोलॉजिस्ट बनने का डिसीजन क्योंकि मुझे गायनी पसंद थी, इसलिए। जी जी, आपका गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना था पहले, स्टार्टिंग से क्लियर था, विजन क्लियर था आपका? हाँ, कंफ्यूजन था कि गायनी लूँ कि रेडियो लूँ, बट बाद में गायनी ली। अच्छा अच्छा। तुम आज जैसे कुछ लोग गायनेकोलॉजिस्ट पर जाने से कतराते हैं, मतलब वो हेजिटेट करते हैं, उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट बिल्कुल ना आम आदमी, महिलाएं या आदमी जो भी होते हैं उनसे डरने की कोई बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, वो भी अपने घर में रहते हैं। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो अच्छे से समझेंगे और आपको ट्रीट करेंगे, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जाना ही चाहिए, क्योंकि जो गायनी की प्रॉब्लम्स होती हैं वो बॉडी के अंदर छुपी हुई होती है, हिडन होती है। अगर आप टाइमली नहीं जाएंगे, लेट करेंगे, तो हो सकता है आपकी बीमारी बहुत बढ़ जाए, और एक कई लेवल पे बीमारी ट्रीट भी नहीं हो सकती है। तो गायनी के पास जाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मतलब लोग ज्यादातर फीमेल गायनी, कोई डांटते वाटते नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है, कोई डांटती नहीं है, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट की लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है। अपना करियर भी देखिए, अपना घर भी देखिए, फिर आपके बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन भी देखिए। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक यू आर नॉट गोइंग टू अ ब्यूटी पार्लर कि आपको बहुत मक्खन लगाया जाएगा, बट एक गायनेकोलॉजिस्ट बेसिकली आपको बहुत मन से देखेगी और आपके लिए जो भी बेस्ट है वही एडवाइस करेगी। तो चलिए मैम, कुछ क्वेश्चंस जो आजकल के क्वेश्चंस है उस पर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। मतलब नॉर्मल पीरियड साइकिल क्या होता है?
आजकल जो है पहले ज़माने में लड़कियां बहुत शर्माती थी कि अरे हमको पीरियड्स हो गए, घर में किसी को ना पता लगे। लेकिन ये एक तरह का उत्सव होना चाहिए घर में। अगर आपकी बेटी को पीरियड नहीं हो रहे हैं तो आपको चिंता करनी चाहिए कि क्या हो गया, इसको पीरियड नहीं हो रहे हैं, ये नॉर्मल फीमेल है कि नहीं है। बट अगर आपकी बेटी को कभी भी पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको उसको बोलना चाहिए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ नॉर्मल फीमेल और आपको पीरियड स्टार्ट हो गए। पीरियड स्टार्ट होने का मतलब होता है कि आपकी यूट्रस और ओवरी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो गया। हर महीने आपका ओव्यूलेशन होता है, एग बनता है और उसके बाद में पीरियड्स होते हैं। तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उससे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे आपकी बॉडी ग्रो करती है, आपका ब्रेन ग्रो करता है। तो पीरियड होना एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है और जिन लोगों को नहीं होता उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। कितने दिनों का साइकिल होता है मैम लोगों के लिए? आइडियली 28 डेज का साइकिल होता है, डे 1 टू डे 1। और कुछ लोगों को ये 25 डेज में होता है, 25 टू 35 डेज तक वेरी कर सकता है। बट अगर ये बहुत जल्दी हो रहे हैं या बहुत ओवर होके हो रहे हैं या इरेगुलर हो रहे हैं या बीच बीच में आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हर इंसान का एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पैटर्न है कि 28 दिन पे होंगे या महीने पे या 32 दिन पे, पर वो पैटर्न मेंटेन रहना चाहिए। अच्छा, तो नॉर्मल अगर 28 दिन, हमारा नॉर्मल 28 दिन 28 डेज इज आइडियल। 28 डेज के बाद हो रहा है तो वो 35, अगर आपके हर 30 दिन में हो रहे हैं या 32 दिन में, आपकी अपनी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है वो नॉर्मल है। बट एक महीना आपको 25 डेज में हो रहे हैं, एक महीना 28 में, एक में 35, 40, तो ये इरेगुलर हो गया। तो इसके लिए आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि कोई बीमारी तो नहीं बन रही है अंदर। इसके क्या रीजंस होते हैं इरेगुलर पीरियड? सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है आजकल की जनरेशन में वो है ओबेसिटी। देखा होगा कि जो बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, तो ओबेसिटी से एबनॉर्मल हार्मोन्स बनते हैं, डायबिटीज होने का रिस्क होता है। और एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, पीसीओएस। वो लड़कियों में बहुत कॉमन पाया जाता है जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और अगर टाइमली नहीं ट्रीट करेंगे हैबिट्स को, डाइट को, वेट को, तो इन कंडीशंस में आगे जाके ओबेसिटी की वजह से इन लड़कियों को डायबिटीज, हार्ट डिजीज होने का डर है। तो हर माँ का ये फर्ज है कि अपनी बेटी की डाइट को देखे और ओवरवेट ना होने दे और जंक फूड की जगह एक हेल्दी लाइफ पैटर्न बनाए कि जंक फूड वीक में एक दिन खा लिया, बाकी 6 दिन आपको हेल्दी खाना खाना है। तो आपने बताया पीसीओएस, तो पीसीओएस और पीसीओडीज में क्या डिफरेंस? ये दोनों सेम चीज है। पहले इसको पीसीओडी बोलते थे, पीसीओएस अलग अलग, बट दीज आर सेम थिंग। इसमें ये एक सिंड्रोम होता है जिसमें इरेगुलर पीरियड्स, नंबर 1 ओबेसिटी, वेट बढ़ना, नंबर 3 मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से फेशियल हेयर, बालों का झड़ना, गले में पिगमेंटेशन होना, ये होने लगता है। और लेटर स्टेज में डायबिटीज और हार्ट डिजीज होने का डर होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए है कि आप शुरू से नंबर 1 डाइट अच्छी रखिए, रिच इन प्रोटीन्स, लो इन फैट। शुगर इज वाइट पॉइजन। ज्यादा शुगर खाना वाइट पॉइजन है, ज्यादा नमक खाना वाइट पॉइजन है और ज्यादा आटा खाना वाइट पॉइजन है। तो 3 वाइट पॉइजन हो गए, उनसे बचिए। नंबर 2 रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हर समय कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में नहीं घुसना चाहिए। लड़कियां आजकल या ये नई एडोलेसेंट जनरेशन आजकल आउटडोर एक्टिविटीज करती नहीं है, तो इनको चाहिए कि 1-1.5 घंटा रोज एक्सरसाइज करे, जुम्बा करे, यूट्यूब पे देख के डांस करे, रनिंग करे, योगा करे, जो भी करे इतना करे कि पसीना आए। गाने सुनते सुनते टहलना छत पे एक्सरसाइज में नहीं काउंट होगा। तो एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल, तो इन चीजों से अगर आप शुरू से ही सतर्क हैं तो पीसीओएस नहीं होगा आपको। तो पीसीओएस से क्या क्या प्रॉब्लम आती है? प्रेगनेंसीज में क्या प्रॉब्लम आती है? पीसीओएस जिन लोगों को होता है उनके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन माने एग नहीं बनता। अगर एग नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादातर पीसीओएस लेडीज को डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है कंसीव करने के लिए। फिर कंसीव करने के बाद आपका वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा वेट होने से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कंसीव करने के बाद ज़्यादा वेट से अगर आपको डायबिटीज़ हो गई प्रेगनेंसी में तो डायबिटीज़ के भी बुरे असर पड़ सकते हैं प्रेगनेंसी पे। तो डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाई रिस्क ऑफ एबॉर्शन हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है प्रेगनेंसी में। तो इन सब का ओवरऑल इफेक्ट माँ बच्चे पे पड़ सकता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन गवर्नमेंट ने निकाली है, उसके बारे में कुछ बताएं। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेडीज का कैंसर है। सर्विक्स मीन्स माउथ ऑफ यूट्रस, और ये इतना कॉमन कैंसर है कि हर 5 से 6 मिनट में हमारे देश में एक लेडी की मृत्यु होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स इंडिया में हैं। इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन आया है जिसको एचपीवी वैक्सीन बोलते हैं। ये देखा गया है कि जो सर्वाइकल कैंसर है ये एचपीवी वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है, और ये वैक्सीनेशन देने से हम इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में पिछले 30-40 साल से हर लड़की को
और हर लड़के को ये कैंसर का टीका लग गया है, तो वहां पे सर्वाइकल कैंसर 0 हो गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। पर अब गवर्नमेंट ने आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ एफर्ट ऑफ एवरीवन कल ही सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन का अप्रूवल दे दिया है। सारे हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में ये कैंसर अब 14 साल की लड़कियों को फ्री लगेगा। अभी तक इसकी जो कॉस्ट थी वो 2 तरह की थी, एक 4100 का था गार्डासिल और एक इंडिया था सर्वावैक जो 2000 का था, तो इसलिए लोग इसको लगाते ही नहीं थे। बट अब इसके लगने से एक नई क्रांति आएगी, सब लड़कियों को लगेगी, इसकी अवेयरनेस की बहुत, सब हर माँ बाप जिनके पास पैसे नहीं है सरकारी अस्पताल में जाइए, अपनी लड़की को कैंसर लगवाइए ताकि आगे जाके उसे ये कैंसर ना हो। स्टार्ट हो चुकी है वैक्सीन बोलना? अभी कल ही अप्रूवल हुआ है, तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट होने वाली होगी वेरी सून। बट प्राइवेट सेटअप्स में तो हम लगा रहे हैं, हर पेशेंट को लगाते हैं, एटलीस्ट एडवाइस जरूर करते हैं। इंटीमेट वॉश यूज करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। प्लेन टैप वाटर सबसे अच्छा है। कोई भी तरह का वॉश यूज करोगे, रब करोगे, बहुत स्किन सॉफ्ट लिक्विड स्किन होती है, ये सब फार्मा कंट्री ड्रिवन है। बट मैं पेशेंट को एडवाइस करती हूँ प्लेन टैप वाटर से यूज वॉश करो और जेंटली वाइप करो टिश्यू पेपर से। आजकल मोनोपॉज बहुत जल्दी आ जा रहा है, पहले के समय मोनोपॉज बहुत लेट हुआ करता था, आजकल बहुत ही जल्दी आ जा रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है मैम? मीनोपॉज का मतलब होता है सीजेशन ऑफ पीरियड्स, उसके बाद में पीरियड्स आना बंद हो जाता है। तो मीनोपॉज की एज थोड़ी कम हुई है, बहुत ज्यादा नहीं कम हुई है, कुछ लोगों में जल्दी जाती है। उसके पीछे बेसिक वही कारण है, जो भी हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसमें टॉक्सिन्स हैं। आप प्लास्टिक की बोतल बिस्लरी सोचते हैं हेल्दी है, उसके अंदर प्लास्टिक है। जो आप सब्जी खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस है, तो इन सब चीजों से बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है, जिससे थोड़ा सा अर्ली मीनोपॉज हो गया है, बट बहुत ज्यादा अर्ली नहीं हुआ है। एवरेज एज 51 ही है, तो मीनोपॉज के ऊपर अभी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, थैंक गॉड। बट हमें प्लास्टिक और पेस्टिसाइड से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी से पहले कौन कौन से टेस्ट करना जरूरी होते हैं? बिल्कुल, एक हमारे देश में होता है कि लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर 2-3 महीने के बाद उनकी मदर इन लॉ उनको डॉक्टर के पास ले जाती है। पर आइडियली जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके पहले आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे रुबेला है, या कोई डायबिटीज तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है। कुछ बेसिक टेस्ट डॉक्टर करके बताता है कि हाँ अब तुम प्रेग्नेंट होने के लिए ठीक हो। अगर आप ओबीज हैं, आपका वेट ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि पहले 4-5 किलो वजन कम करो, क्योंकि प्रेगनेंसी में ओवरवेट से भी कॉम्प्लिकेशन होगी। तो हम पेशेंट का बीपी चेक करेंगे, बीपी नॉर्मल है कि नहीं है। एक बार पेशेंट फिजिकली फिट हो जाए और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो, थायराइड नॉर्मल हो, तो हम उसको एडवाइस करेंगे प्रेग्नेंट हो। और प्रेग्नेंट होने से 3 महीना पहले से हम लोग फॉलिक एसिड खिलाते हैं। इसको खाने से कुछ तरह के ब्रेन डिफेक्ट्स नहीं होते बच्चे में। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, बेसिक टेस्ट आर रिक्वायर्ड, और उसके बाद में पेशेंट प्रेग्नेंट हो तो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन गलतियां क्या करते हैं लोग आपके हिसाब से? आपके पास बहुत पेशेंट आते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं कि सबसे पहले सोचते हैं कि अरे हम प्रेग्नेंट हो गए, अब तो हमको हिलना ही नहीं है, घर में काम वाम करना छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। मदर इन लॉ कहती है खाओ खाओ तुम प्रेग्नेंट हो। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बच्चे का वेट होता है वो हार्डली कुछ होता है, 15-20 ग्राम्स होता है। जितना भी वेट बढ़ता है वो मदर का बढ़ जाता है, जो आखिर तक चलता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको प्रेगनेंसी एक चेंज है बॉडी में, ये बीमारी नहीं है। तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने बेसिक टेस्ट कराइए। एक 2 मंथ्स पे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं देखने के लिए कि ट्विंस तो नहीं है, हार्ट बीट आ गई है, वो कराइए। फॉलिक एसिड खाइए और नॉर्मल रूटीन रखिए। एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पलंग पे लेटे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना सारा काम करो, तुम हेल्दी हो, सिर्फ प्रेग्नेंट ही तो हो। तो आजकल नॉर्मल डिलीवरीज हैं, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है मैम? नॉर्मल डिलीवरी का मतलब होता है कि नॉर्मल जो वे ऑफ बर्थ है थ्रू वेजाइना, और ये कुदरत ने बनाया है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है, पर पता नहीं कैसे बनी है, नो वन नोज। सब कुछ अपने आप से होता जाता है। जो लोग हॉस्पिटल में नहीं होते, घर पे होते, उनकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो जाती है, बच्चा भी हेल्दी रहता है, मदर भी हेल्दी रहती है ज्यादातर। पर कुछ में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग होम डिलीवरीज, आई एम जस्ट टेलिंग यू। जो सिजेरियन सेक्शन होता है वो एक मतलब उसमें हम पेट को काट के बेबी को निकालते हैं। वो हम कब करेंगे? अगर बेबी नॉर्मल नहीं डिलीवर हो पा रहा है, तो बच्चा अगर पेट में रहेगा तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और माँ कब तक दर्द सहेगी? अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है तो माँ को भी रिलीफ चाहिए। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे बच्चे की पोजीशन एबनॉर्मल हो, या माँ का बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाए, या बच्चा आप प्रोग्रेस ही नहीं हो रही हो, तो हम इंडेफिनेटली पेन थोड़ा ना छोड़ सकते हैं। या बच्चे की हार्ट बीट गड़बड़ हो रही है, उस कंडीशन में माँ और बच्चे की सलामती के लिए हम लोग सिजेरियन सेक्शन करते हैं। आजकल 10 में से 8 केसेस सी सेक्शंस के आ रहे हैं।
लोग किसी को कॉल करते हैं तो पहले ये नहीं पूछते कि लड़का हुआ है लड़की, पहले पूछते हैं कि सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल हुआ है। ऐसा अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह हो रहा है। आप ये सोचिए ना कि सफदरजंग में भी अगर आप चले जाइए, वहां तो किसी को कोई गेन नहीं मिलेगा, तो वहां पे भी पर हर दिन 100 ऑपरेशन तो होते ही हैं। अगर 300 नॉर्मल डिलीवरी, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सबको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। 25 to 30% केसेस में माँ या बच्चे की रिस्क होता है, उसको बचाने के लिए सिजेरियन सेक्शन किया ही जाता है। एक नया तरीका भी है आजकल, जैसे लोग हैं इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करके, पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, एल्डरली हैं, लेट मैरिज किया, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, उनको लगता है कि इजी है, हम डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन करा ले। तीसरा, आजकल डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज बढ़ गई हैं। जैसे आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें एक कंडीशन होती है कि बच्चे के गले में नाल है, तो पेरेंट्स डर के सीधे सिजेरियन करा लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन से जितना फायदा होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन से हम पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है, बच्चा पेट में मर तो नहीं सकता, बच्चे की ग्रोथ कम तो नहीं है, पर इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा एट रिस्क है। तो वो रिस्क को ध्यान में रखते हुए कुछ पेरेंट्स हैं वो सीधे सिजेरियन करा लेते हैं। तो इसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि रेट्स क्यों बढ़ गए, पर डेफिनेटली थोड़े बड़े हैं, जो थोड़ी चिंताजनक है। लेकिन सारा गलती डॉक्टर का नहीं होता है इसमें, और हालात ही ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट बहुत एंशियस होते हैं कि उन कंडीशंस में लोगों के अंदर ये डर हो गया है कि लोग डॉक्टर्स पैसों के लिए या टाइम सेव करने नहीं, ज्यादातर हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिलीवरी का जो पैकेज है वही सिजेरियन का पैकेज है। अगर सपोज आपको एक्स अमाउंट पे करना है तो वो करना ही है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो। तो ये नहीं है, अब ये मिथ है कि नॉर्मल में ज्यादा होगा सिजेरियन में कोई होगा। पर कुछ जो छोटे सेटअप्स हैं, हमारे देश में ये भी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जो है, कहना तो नहीं चाहिए पर उतनी एफिशिएंट नहीं है। जगह जगह नर्सिंग होम्स खुल गए हैं जहाँ जो कि फायदे के लिए हो सकता है सिजेरियन कर रहे हो, पर उनका कोई चेक नहीं है। तो ये बहुत ही दुख की बात है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा एक्टिव होके आई थिंक इंस्पेक्शंस करने चाहिए, देखने के लिए कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। मैम, ये आईवीएफ क्या होता है और इसमें सिंपल लैंग्वेज में समझाइए, उसमें क्या कॉस्ट आती है, मतलब कितनी? जी, अगर किसी हस्बैंड वाइफ को लगातार वो साथ में रह रहे हैं शादी के 1 ईयर तक और बच्चा नहीं कंसीव करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी है, माने आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अब इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो कि ट्रीटेबल नहीं हो, जैसे कि किसी लेडी की ट्यूब्स ब्लॉक है, या किसी के हस्बैंड के स्पर्म्स ही बहुत कम हैं, या कोई प्रॉब्लम्स है यूट्रस में, तो उन कंडीशंस में आईवीएफ के लिए जाना पड़ता है। आईवीएफ का मतलब होता है कि बेबी को हम स्पर्म्स लेते हैं, मदर के अंदर से एग्स लेते हैं, बाहर बेबी बनाते हैं और फिर इसको यूट्रस के अंदर डालते हैं। नॉर्मली ये बेबी ट्यूब्स में बनता है, पर जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक है हो या जिनके स्पर्म्स वीक हो, नहीं जा पा रहे हो, और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे। पर आईवीएफ का मतलब है कि बेबी को बाहर बनाना और हेल्दी एम्ब्रियो बोलते हैं, और उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करना। इसकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख से लेके 3-4 लाख तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा सेंटर चूज कर रहे हैं। जो लो कॉस्ट आईवीएफ है, जब काम उतना ही अच्छा है, वहाँ ये सस्ते में भी जाता है, और जो हाई एंड सेंटर्स है, कॉर्पोरेट है, वहाँ पे महंगा है। तो ये आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप किधर करा रहे हैं। इसकी सक्सेस रेट क्या है मैम? जो आइडियल सक्सेस रेट आईवीएफ के बताने चाहिए पेशेंट को, वो 40 to 45% है। अमेरिका में यही बताते हैं, लंदन में यही बताते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में थोड़ा ज्यादा बता दिया जाता है, 80 to 90% भी बताते हैं, पर जो आइडियल है वो 40 to 45% आईवीएफ सक्सेस रेट है। बच्चे बिल्कुल सेफ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखा गया है कि जो आईवीएफ के द्वारा बच्चे बॉर्न होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्शन वाले बच्चों के जैसे ही होते हैं, उनमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैम, आजकल जैसे आपने बताया कि जिनको इनफर्टिलिटी होती है उन्हीं के लिए आईवीएफ कराते हैं, तो आजकल इनफर्टिलिटी इतनी क्यों बढ़ रही है? उसके भी बहुत सारे कारण है। नंबर 1, डिफरेंट टॉक्सिन्स एनवायरनमेंट में जो आप खा रहे हो, इनहेल कर रहे हो, उन सब का इफेक्ट पड़ता है ओवरीज पे, तो एग्स कम हो जाते हैं, स्पर्म्स में स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ओवर यूज ऑफ लैपटॉप्स, एबनॉर्मल वर्किंग कंडीशन। आप हस्बैंड वाइफ पता चला एक डे शिफ्ट कर रहा है, एक नाइट शिफ्ट कर रहा है, तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाते हैं, एज ज्यादा हो जाती है, फिर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और तो यही बेसिक कारण है कि लोग लेट मैरिज कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम अभी बच्चे नहीं करेंगे, बाद में बच्चा करेंगे, और ज्यादा लेट हो जाते हैं। तो बेसिकली ज्यादा एज होना और डिफरेंट टॉक्सिन्स जो हैं, इसकी वजह से फर्टिलिटी रेट कम हो गया। ये देखा गया है कि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है। पहले एक स्पर्म काउंट में 150 मिलियन स्पर्म्स नॉर्मल होते थे, वो घट के 50 हो गए। अब 15 से 16 मिलियन स्पर्म काउंट को नॉर्मल माना गया है। तो उस जमाने से लेके घटता जा रहा है स्पर्म काउंट भी, एग काउंट्स भी। तो इसलिए डॉक्टर की हेल्प और आईवीएफ की जरूरत पड़ जाती है। मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटीज में क्या डिफरेंस है?
मेल इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि मेल्स की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। 40% कारण जो इनफर्टिलिटी का होता है वो मेल्स होता है। 60% इनफर्टिलिटी फीमेल की वजह से नहीं हो रही है। मेल इनफर्टिलिटी में जो स्पर्म की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि जो स्पर्म वीक है, काउंट्स कम है, आगे नहीं बढ़ रहा है, या स्पर्म के अंदर कुछ स्मोकिंग, इन्फेक्शन, स्ट्रेस की वजह से ऐसे कोई चेंजेस है कि वो जो एग से बेबी बनाता है वो बेबी ग्रो नहीं कर पाता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशंस की प्रॉब्लम होती है, तो वो मेल इनफर्टिलिटी होती है। फीमेल इनफर्टिलिटी का मतलब है कि फीमेल की प्रॉब्लम्स के, जैसे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, या एग्स नहीं बन रहे हो, या ट्यूब्स ब्लॉक हो। तो कई घरों में ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है कि तुम्हारी वजह से तुम बच्चा नहीं हो रहा, पर उनको चाहिए कि अपने बेटों की भी चेक कराएं, क्योंकि दोनों की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। और मियाँ बीवी को मिल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इकट्ठा सलाह नहीं चाहिए। और ज्यादातर कोई ना कोई मतलब तरीका निकल ही आता है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। बहुत घरों में ये कहा जाता है कि जो कि हमारे की वजह से ही फीमेल की वजह से ही नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही दुख की बात है जो हमारे देश में है, बट आई थिंक लोगों को इसके ऊपर उठना चाहिए अब। ये जैसे आजकल की यंग बॉयज या गर्ल्स सिगरेट, अल्कोहल का यूज, अल्कोहल का ओवर यूज से भी स्पर्म से फर्क पड़ता है। स्मोकिंग, लेट नाइट जगना, लेट नाइट सुबह से देर से उठना, हर चीज जो चेंज हो रही है उसकी वजह से डेफिनेटली। फिर जिमिंग का, और जिम में जो वो सब्स्टिट्यूट्स लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, हर चीज का बॉडी पे, हर चीज का बुरा असर पड़ता है। जैसे आपने बताया कि एग काउंट कम हो जाता है, तो आजकल मैंने सुना है कि एग फ्रीजिंग की भी टेक्नोलॉजी आ गई है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। देखो, लड़कियां भी किसी लड़कों से तो कम होती नहीं है। अगर लड़की पढ़ लिख के डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है, एमबीए बनी है, और उसको अपना करियर सेट करना है, वो उसने कोई कंपनी ज्वाइन करी, वो आगे बढ़ना चाहती है, और उसको शादी तो कर रही है, पर उसको लगता है कि अभी मैं बेबी पैदा करूंगी तो मेरे करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, या मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाऊंगी, और एज बढ़ेगी तो उसके एग्स कम हो जाएंगे, तो उन लड़कियों को हम बोलते हैं कि सोशल एग फ्रीजिंग करा लो। तो हम इसमें उनको कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं जो बहुत ही सिंपल है, 8-9 दिन लगते हैं। उसके बाद में बिल्कुल सेफ टेक्निक से हम उनके एग्स निकाल के उनको फ्रीज कर देते हैं, और वो उस कंडीशन में 5 से 10 साल तक रह सकते हैं। और जब भी आपको बेबी चाहिए, तो आप अगर नॉर्मल कंसीव नहीं कर रहे हो तो आप उन एग्स को यूज कर सकते हो। तो एटलीस्ट तुमने अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर दिया। अब तुम्हारी एज आगे बढ़ रही है, उससे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो सोशल एग फ्रीजिंग बहुत अच्छा है। कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बहुत कम रेट में भी ऑफर कर रहे हैं आजकल। नॉर्मली क्या रेट होता है? वही 1,00,000 1,15,000 तो लगता ही है, बट कुछ कंपनीज जो है वो फ्री भी करा रही हैं। जैसे अपने एम्प्लॉयज को गूगल के कुछ, या जो कुछ इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो अपने उनके जो एम्प्लॉयज हैं, फीमेल एम्प्लॉयज, उनको वही ऑप्शन दे रही हैं। ये भी टोटली सेफ है? बिल्कुल सेफ है, टोटली सेफ है। डिलीवरी के बाद रिकवर करने में कितना समय लग जाता है नॉर्मली? क्योंकि जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद 1.5 महीना लगता है, 6 वीक्स कंप्लीट रिकवरी के लिए। चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन। हाँ, दोनों में 6 वीक्स लगता है। तो 6 वीक्स के बाद अपने आप हर चीज कर सकते हैं। अब योगा कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, अपना वर्क ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बल्कि आप ट्रैवल वगैरह, हमारे देश में होता है कि अभी 6 महीने तक हिलना नहीं है। उसका साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि पेशेंट का वेट बढ़ता जाता है और लिथार्जिक हो जाती है वो घर में लेटे लेटे। अगर आप कंपेयर करिए वर्किंग वुमेन में, सब लोग 1-1.5 महीने में ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं, और उनकी फिजिकल अपीयरेंस कितनी फिट होती है एज कम्पेयर टू हाउसवाइफ्स। तो डिलीवरी के बाद में हेल्दी खाओ, आयरन कैल्शियम लो, अपने बच्चे को फीड कराओ, और 1.5 महीने के बाद में आप एक डॉक्टर का चेकअप कराओ, और डॉक्टर आपको बोलेगा आप बिल्कुल नॉर्मल हो। बेबी के बाद जैसे लोग कहते हैं कि ये खाओ तो बेबी ठीक रहेगा, या ये खाने से बेबी को दिक्कत आ जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि कोकोनट वाटर पीने से गोरा बच्चा पैदा होगा, या केसर खाने से गोरा बच्चा पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं। हेल्दी खाओ, उससे जो भी आपकी जीन्स है उसके हिसाब से आपका बच्चा नहीं, कुछ समय तक बोलते हैं कि आप ये मत खाओ वरना बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, आपने पूड़ियाँ खा ली तो जो भी आप खाना खाते हो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में टूट के वो ऐसा बच्चे के अंदर नहीं जाता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, फीड करा रहे हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हम मना करते हैं कि आप मत खाइए, या फिर आप उन चीज़ों को आपको डॉक्टर से पूछ के, दवाइयाँ डॉक्टर से पूछ के खाइए। बट मेरे ख्याल से बाकी खाना खाने, पपीता यू कैन ईट, पपीता लोग को मिथ है कि खाने से प्रेगनेंसी में बुरा असर पड़ता है, ये गलत है। तो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है? पोस्टमार्टम डिप्रेशन यूजुअली देखा गया है कि उन लोग को होता है जिनको फैमिली हिस्ट्री डिप्रेशन की हो, या जिनको डिलीवरी के बाद में बच्चा बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई हो, ट्रॉमा हो गया हो, या किसी को दूसरी बेटी हो गई हो और फैमिली वालों का प्रेशर हो, या फिर किसी के बच्चे को संभालने में से कोई हेल्प नहीं मिल रही हो। तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है, और ये यूजुअली मेडिसिन के द्वारा ठीक हो जाता है 6 to 8 वीक्स में।
क्या साइन होते हैं इसके, कैसे पहचान सकते हैं? वीकनेस, पेशेंट बात नहीं करेगी, खाएगी नहीं, बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही है, रोना आ रहा है, विड्रॉल कर लिया, लोगों से नहीं मिल रही है, फोन पे नहीं, जो एक्टिविटीज से अपने को विड्रॉ करके दुखी है, परेशान है, तो वही सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। इसके लिए किसी साइकेट्रिस्ट को मिलके ट्रीटमेंट, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, करा के पेशेंट कैन बी ऑल राइट। कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कितनी सेफ होती है, कितनी बार यूज कर सकते हैं इसको हम? हाँ, हर जने को कॉन्ट्रासेप्टिव जरूर यूज करने चाहिए। अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो बेबी को मत लाइए। बेबी को लाके मार देना कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका नहीं है। जैसे कि हम किसी बिल्ली के बच्चे को नहीं मार सकते, बट हमारे देश में लोग जो है राइट लेफ्ट मेडिसिन खा के अपने बच्चे को मार देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परिवार नियोजन का तरीका अपनाना चाहिए। उसके लिए हर स्वास्थ्य केंद्र में फ्री कॉन्डोम्स मिलते हैं, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिलती हैं, गर्भनिरोधक गोलियां। गर्भनिरोधक गोली का एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इसको साइक्लिकल वे में खाइए। जब भी आपको बेबी नहीं चाहिए आप उनको छोड़ देंगे तो आपको बच्चा आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है, रोज रात में एक टैबलेट खानी होती है, बस भूलना नहीं होता है। तो अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो आप याद रखेंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स लेनी चाहिए? कोशिश ये करिए कि लेने की जरूरत ना पड़े, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है तो डेफिनेटली लेनी चाहिए। इट्स बेटर देन गोइंग फॉर मिसकैरेज, अबॉर्शन कराने से बेटर है। तो मैम एक वुमेन्स के लिए कोई ऐसे क्या क्या अपनी बॉडी को पहचानने के लिए क्या सिग्नल्स हो सकते हैं कि मेरी बॉडी में दिक्कत आ रही है? नॉर्मल जैसे एक तो लड़कियों को चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है, नंबर 1। लड़कों से कम नहीं है, नंबर 2। टाइम से खाना खाओ और हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, खुश रहो, जो मन करता है वो करो। और एक्सरसाइज, डाइट, वेट अच्छे से, अपने को अच्छा सुंदर लग के यू कैन फील स्मार्ट। वेट कम करके अच्छी फिजिक हो तो यू विल फील स्मार्ट। पढ़ो लिखो, इंडिपेंडेंट बनो, खुद कमाओगे, अपने हिसाब से खर्चो, आप खुश रहोगे। जैसे आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये होता है कि 30 बेड हैं, 300 पेशेंट्स हैं और 3 ही डॉक्टर हैं। कुछ डिलीवरीज हो जा रही हैं जो बेड के नीचे हो रही हैं, कुछ डिलीवरी हो रही हैं कि गैलरीज में हो रही हैं। नहीं, डिलीवरीज गैलरी में बेड के नीचे तो नहीं होती हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते सरकारी अस्पताल में। जो भी आएगा आपको लेना ही लेना है पेशेंट को। तो अगर आपके पास 100 पलंग है और 300 डिलीवरी हो गई तो आप क्या करोगे? फिर समटाइम्स देखा गया है कि कभी कभी बेड शेयरिंग हो जाती है या फ्लोर पे मैट्रेसेस पड़ जाते हैं, पर वो मजबूरी की वजह से होता है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, बट कोई भी डॉक्टर इसमें खुश नहीं होता ये करके, ना वो कभी करना चाहेगा। और डॉक्टर्स तो राउंड द क्लॉक काम करते हैं। ऐसा होता नहीं कि 2 या 3 डॉक्टर्स हों। जितने डॉक्टर्स की शिफ्ट होती है सारे रेगुलरली इसमें बहुत रिस्क होता है माँ बच्चे दोनों को मैम? किसमें? अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, एक ही बेड पे 2 डिलीवरी हो रही है। नहीं, एक ही बेड पे डिलीवरी में रिस्क क्या? एक बेड पे डिलीवरी नहीं होती, डिलीवरी के बाद हो सकता है एक बेड डिलीवरी। तो एक लेबर टेबल पे एक ही पेशेंट होगी, ऐसा नहीं होता है। और नॉर्मल डिलीवरी में अगर कॉम्पिटेंट डॉक्टर है तो अच्छे से होती है, कोई रिस्क नहीं होता है। एक जो वुमन को देना चाहेंगी अपने हेल्थ से रिलेटेड? मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हैव कॉन्फिडेंस, ईट हेल्दी, पढ़ो। बिना पढ़े एजुकेशन के कुछ नहीं होगा। अपने को किसी से कम मत समझो यू आर द बेस्ट और अच्छे से रहो। मैम ऐसे पीरियड में मंदिर जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। सारी देवी माँ को पीरियड्स होते हैं, वो भी तो महिला है, क्यों नहीं जाओगे? क्या इस के पीछे क्या साइंस क्या है? कोई साइंस ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। पीरियड में मंदिर भी जाओ, खाना भी बनाओ, खाना भी खाओ, खाना भी खिलाओ। पहले के जमाने में लोग बाहर कर देते थे कि बाहर रहो, वो रूढ़िवादी थिंकिंग थी। पर मैं ये बोलती हूँ कि देवी माँ भी तो देवी है ना, तो उनके पास जाने में क्या डरना। हम लोग तो नहीं, मतलब वी डोंट बिलीव कि पीरियड में मंदिर नहीं जाएंगे, सबको जाना चाहिए। आज हमारे साथ थी डॉक्टर सुजाता अग्रवाल जी। इन्होंने आपके सारे डाउट्स इस पॉडकास्ट में क्लियर किए हैं और आपको सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनको इम्प्लीमेंट करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें जितने ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए ताकि हम और ऐसे पॉडकास्ट ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।